पढ़े भाई? तुम लोगों ने सब्जी बेच लो, मैं पढ़ाना चालू करूंगा। बेटा लास्ट हमने वो पढ़ा था। एनसीईआरटी खोल लो सारे, ऑक्सिन रीड करो पूरा जल्दी। हाँ है, चेक करो। ऑक्सिन रीड करो सारे, एनसीईआरटी खोलो। आवाज आ रही है? चल रहा है नहीं चल रहा माइक? चल रहा है? फोटोट्रोपिज्म मतलब बेंडिंग ऑफ शूट इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, एनसीईआरटी फटाफट से। जल्दी फास्ट। बेटा क्या करना है? एनसीईआरटी रीड करना है, पढ़ो ऑक्सिन। अब मैं चीजें समझाना चालू कर रहा हूँ ऑक्सिन की, फटाफट से इसको रीड करना आपने। हाँ जल्दी से। आपने रोल लिख लिए थे, हेडिंग डाल ली एक्सप्लेनेशन, सारे रोल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, ट्रॉपिक ग्रोथ होती है बेटा, जैसे मान लो लाइट की तरफ जा रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। मतलब क्या होगा, कोई चीज अगर ग्रोथ करके बेंड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ग्रोथ। ग्रोथ प्लस मूवमेंट। वो लाइट की वजह से होती है तो फोटो बोलेंगे, ग्रेविटी की वजह से जियो बोलेंगे। ठीक है? किस पे? रूट पे भी बनता है ऑक्सीजन ना बेटा, वो ग्रेविटी के लिए काम करता है, रूट वाला ग्रेविटी के लिए काम करेगा। ठीक है? हाँ एक मिनट, एक बार पढ़ो ना जल्दी से, एनसीईआरटी पढ़ो यार, फिर बात करते हैं। ग्रोइंग एपिसिस मतलब टिप, टिप को एपिसिस कह रहे हैं। हाँ वो बता रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर इंडस्ट्री। एक बार रीड कर लो जरा फटाफट से। ऑक्सीजन लाइट की वजह से, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन जो है लाइट, जहां लाइट होती है वहां बनता है टिप पर, शूट में। रूट में वैसे ही बनता है। ऐसे कैसे क्या बनता है? क्या मैं मैकेनिज्म थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ यहाँ पे? है? हॉर्टिकल्चर अभी एक ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर इंडस्ट्री को कहते हैं। आप कौन से बैच के बेटा? 3 4? ठीक। कल तो नहीं थे आप क्लास में? था? हाँ, क्या लिखा है? रीड करो पहले एनसीईआरटी खुद से, जो नहीं नहीं आ रहा उसको मार्क कर लो बस। एक बार रीड कर लो, जो नहीं आ रहा उसको मार्क कर लो, नहीं तो क्या होगा तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बताया। भाई फोन मत चलाया कर। वो एनसीईआरटी से पढ़ बगल वाले से, कि कोई फोन में एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है? एनसीईआरटी नहीं ला सकता। हाँ भाई, मैन मेड, यस, लैब में बना रहे हैं जो। पूछ लो, कुछ पूछना है? वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। हाँ, क्या है? दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, मतलब जहां पे काम करता है वो माइग्रेट कर जाता है?
डाइकॉट के लिए काम करता है। हेज मतलब जैसे पेड़ बहुत फैल जाता है ना, झाड़ बोलते हैं जिसे, झाड़ झाड़ मतलब बहुत ज्यादा फैल गया, वैसा है। प्रोपगेशन मतलब नया प्लांट बनाना। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लावर इंडस्ट्री, हाँ। इनिशिएट, स्टार्ट करना है। एपिकल डोमिनेंस मतलब टिप की ग्रोथ करना। हॉर्टिकल्चर फ्लावर इंडस्ट्री, इधर आ जाओ, जिसका मतलब तुम्हें इंग्लिश की दिक्कत है बहुत ज्यादा। चलो इससे समझ आ गया, चलो चालू करो पहला। बस रहने दो, मेरे को समझ में आ गई। अरे रुक जा यार, बस शांति से देख, इधर देख। तुम्हारे पास ये स्टेम है रोज की। पहला टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ये रोज की स्टेम है। रोज की स्टेम में अगर आप ऑक्सीजन अप्लाई कर दो, ऑक्सीजन का पाउडर वाउडर आता है, ऐसे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, उसमें रूट बन जाएगी। ठीक है, रोज का फ्लावर होता है, फ्लावर इंडस्ट्री में यूजफुल है ये। अगर रोज की स्टेम में रूट आ गई तो नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, याद करो, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा था स्टेम कटिंग, कि स्टेम को काट के नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, स्टेम को काट के नया प्लांट बना सकते हैं। रोज की स्टेम काटते हैं, तो रोज की स्टेम काटी आपने, उस पर ऑक्सीजन अप्लाई किया, तो जब आपने ऑक्सीजन अप्लाई किया तो उसमें ऐसे रूट आ गई। ठीक है, तो इसको हमने बोला है रूटिंग इन स्टेम कटिंग। समझ में आ रहा है? अब ये किस में हेल्पफुल होगा? जो ये हेल्पफुल होगा किस में बेटा? रूटिंग इन स्टेम कटिंग जो है, रूट्स हमारे पास जो आएंगी वो कौन सी आएंगी? एडवेंटिशियस रूट। जो रेडिकल से आती है वो नॉर्मल रूट होती है ना, तो ये वाली कौन सी आएगी? एडवेंटिशियस रूट। वो किस में डेवलप कर रही है ना? डेवलप इन स्टेम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। ठीक, अब ये कौन सी इंडस्ट्री में हेल्प करेगा? फ्लावर इंडस्ट्री में। तो जो फ्लावर इंडस्ट्री होती है, जो फूलों का व्यापार है हमारे पास, फ्लावर इंडस्ट्री है, उसको हम नाम दे देते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या नाम दे देते हैं? हॉर्टिकल्चर। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, नया प्लांट बनाने को कहते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब नया प्लांट बनाना। यहां तक कोई डाउट है? पहला समझ में आ गया, रूटिंग इन स्टेम कटिंग समझ में आ गया। रोज की स्टेम या कोई और प्लांट के स्टेम पर ऑक्सीजन लगाने पर उसमें क्या आ जाती है? रूट आ जाती है। यहां तक कोई डाउट है? पहला आ गया। दूसरा, हमने पाइनएप्पल को लेके कुछ याद नहीं करना, दूसरा सुनेंगे। ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है कि जो ओल्ड लीफ है और फ्रूट है, उसको गिरा देता है। उसका एप्सीशन प्रमोट करता है कि वो गिर जाए, फॉल या एप्सीशन। ठीक है, यंग का प्रिवेंट करता है। तो यंग का प्रिवेंट कैसे करता है, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने ये लीफ बना दी, ये प्लांट बना दिया, इसमें मेरे पास ये यंग लीफ है। तो होता ये है कि ओल्ड लीफ कैसे गिरती है? ये ओल्ड लीफ है, तो यंग लीफ में थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। यहां पर क्या होता है, लीफ केस वाले पार्ट्स में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने से ये गिरती नहीं है। जो ओल्ड लीफ है, यहाँ पर ओल्ड लीफ है, तो ओल्ड लीफ में यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। अच्छा, ये गिरती कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया, तो ये गिरती कैसे? सुनेंगे सारे बच्चे। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि इसके सारे मिनरल निकल जाते हैं पहले तो, फिर क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं कि इसके पास पानी वगैरह भी जाना बंद हो जाता है। नॉर्मली कैसे लीफ को गिराते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, लीफ के काम के मिनरल वापसी निकाल लेते हैं। जो भी उसमें काम के मिनरल है उसको हम क्या करते हैं, खींच के वापसी निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो पानी जो आनी जा रहा है ना उसमें, वो भी बंद कर देते हैं। उसके बाद लीफ का ये कनेक्शन यहाँ से वीक हो जाता है, फिर वो हवा से अपने आप गिर जाती है। तो ओल्ड लीफ में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल लो होता है ओल्ड लीफ में। यस, और यंग लीफ में क्या होगा, वो ज्यादा होता है। इस तरीके से वो कैसे काम करती है कि वो लीफ गिरेगी या नहीं गिरेगी, वैसे काम होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा है कि रूट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा है कि ओल्ड लीफ में क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड लीफ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम है, उसमें गिरने के लिए प्रमोट करेगा। यहाँ पे क्या होता है, पहले उसके मिनरल निकल जाते हैं, फिर उसमें क्या एंटर करते हैं, सॉरी पानी का एंट्री रोक देते हैं, लीफ येलो हो जाती है, फिर वो अपने आप गिर जाती है। ये समझ में आ रहा है? और ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? ओल्ड लीफ और फ्रूट के लिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस है। किसी भी प्लांट में हमारे पास दो तरह की बड होती हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे।
तो प्लांट में दो तरह की बड होती है। इधर देखो, ये प्लांट है, ठीक है, यहां पर हमने लीफ बना दी है, ये लीफ बना दी, तो यहां पर जो बड है ये वाली एपिकल बड है, ये वाली क्या है, एक्सिलरी बड है। तो एपिकल बड जो होती है ना, एपिकल बड की ग्रोथ, ग्रोथ कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन। ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन। और वो क्या करता है, इस एक्सिलरी बड की ग्रोथ को रोकता है। अगर एक्सिलरी बड की ग्रोथ को कौन करेगा, स्टॉप करेगा या प्रिवेंट करेगा, कौन, ऑक्सिन करेगा। तो उससे क्या होगा, ब्रांच नहीं बनेगी, उससे क्या होगा, ब्रांच नहीं बनेगी। अगर ब्रांच नहीं बनेगी तो प्लांट ऐसा सीधा ग्रो करेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, जब प्लांट नया होता है, जस्ट बनता है, तो हम नहीं चाहते कि बहुत सारी ब्रांचेस बने, तो उसकी एपिकल बड जो होती है वो ग्रो करती है। तो जब एपिकल बड ग्रो कर रही है और इस वाली बड को मौका नहीं मिल रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। ये समझ में आ रहा है, एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब हुआ, हमने एपिकल बड को मौका दिया, एक्सिलरी बड को मौका नहीं दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं एपिकल बड रिमूव कर दूं, एपिकल बड रिमूव कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एक्सिलरी बड ग्रो करेगी, रिमूव कर दो तो एक्सिलरी बड की ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। तो एक्सिलरी बड जब ग्रो करेगी तो क्या बनेगी, ब्रांच बनेगी, ठीक है, ब्रांच फॉर्म होगी। इस ये तो रोल हो गया। इसको यूज कहां करते हैं, इस बात को यूज कहां करते हैं, यूज इन टी प्लांटेशन। होता क्या है बेटा, जो टी वगैरह के जो जहां पे टी के प्लांट होते हैं, वो टी प्लांटेशन 60 साल 50 साल 100 साल चलती है। मतलब एक बार प्लांट लगा दिया तो उसको कुछ नहीं करते, उसकी टिप काटते रहते हैं, नीचे ब्रांचेस आती रहती है, क्योंकि लीफ जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतनी ज्यादा लीफ लगेगी। हमें टी में क्या काम का होता है, लीफ। समझ में आ रहा है। तो टी प्लांटेशन में, और दूसरा आपने पार्क्स में देखा है, जो जो अच्छे पार्क्स वगैरह होते हैं उनके, जहां लोग घूमते हैं वहां साइड में वो लगा रहता है प्लांट्स, तो उसको बड़ी सी कैंची लेके काटते रहते हैं, वो चाहते हैं नीचे फैल जाए। या आपने देखा होगा कुछ पार्क में लोहे का हाथी घोड़ा कुछ बनाए रहते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, प्लांट की टिप काट दो, वो ब्रांचेस बना के अपने आप फैल जाएगा। तो जब ब्रांचेस फैलती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हेज मेकिंग। क्या बोलते हैं उसको, हेज मेकिंग। ये समझ में आया आपको, ये तीनों रोल। सबसे पहले रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये कौन सी रूट है, नॉर्मल रूट है, नहीं, एडवेंटिशियस रूट है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि ओल्ड लीफ जो है उसमें क्या करता है, ऑक्सिन एब्सिशन प्रमोट कर देता है। कैसे, उसके मिनरल्स रोक देगा, मतलब और उसमें से मिनरल्स निकाल लेगा, पानी आना रोक देगा। और यंग लीफ में वो नहीं करता ये। तीसरा, एपिकल बड ग्रो करती है, एक्सिलरी बड की ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं। सही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। समझ में आ रहा है, चाहे वो ब्रांच की एपिकल बड हो या मेन स्टेम की। भाई अगर ये मान लो एक ब्रांच बन गई, तो अब इससे दूसरी ब्रांच ना बने, तो इसकी ये वाली बड डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है, बोलो। इसीलिए कभी आप देखोगे इसी को बेस बना के वो 3G कटिंग करते हैं। मैंने शायद बताया था आपको, एक 3G कटिंग होती है। एक 3G कटिंग मतलब कुकुम्बर का प्लांट होता है या किसी का, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज्यादा फीमेल फ्लावर लगते हैं। थर्ड ब्रांच पे याद है बताया था। तो थर्ड ब्रांच आएगी कैसे, जब तक टिप नहीं तोड़ोगे। मान लो किसी घिए का, लौकी का, तोरी का जो भी पौधा है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2 हाथ लंबा हो जाए, उसकी टिप तोड़ दो, तो उसमें ब्रांच आ जाएगी। समझ में आ रहा है। फिर एक और बार टिप तोड़ दो, और ब्रांचेस आ जाएंगी। तो जितनी ज्यादा ब्रांच आएंगी उतने फीमेल फ्लावर आते हैं फिर। क्लियर है, नोट करो जल्दी से, बनाओ, ये वाला लिखो जल्दी। तू कहाँ रहता भाई, क्लास में क्यों नहीं आता, कल क्यों नहीं आया था। ये कल कहाँ आया था भाई, वो मुझे पता है, दूसरा वो भी नहीं आया आज, ये भी कल नहीं आया था। हाँ तो फिर, हाँ हाँ, यहाँ जो बैठता है। हाँ, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन टिप पर बनता है, वो एपिकल बड की ग्रोथ कराता है, एक्सिलरी बड की ग्रोथ रोकता है, इतने ज्यादा। ठीक है, यंग लीफ में ज्यादा ऑक्सिन होता है, तो वो क्या करता है, उस लीफ को किसी तरीके से
उसके अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहा, ये सारा काम। उसके बाद वो लीफ गिर जाती है। ठीक है, जल्दी कर लो। ठंडा ही हो गया। हो गया, लिख लिया? चलो, थोड़ा तेज लिखा करो बेटा, ऐसे तो बहुत समय लगेगा सिलेबस कराने में। आप चीजें तेज लिखा करो। हमने कितने रोल लिखे थे? 7। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को कोई एक्सप्लेन नहीं करना, 3 हमने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब 3 और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा हूँ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल को एक्सप्लेन नहीं करना, उसमें कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। मैं 3 और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। क्या चीज? हेज मेकिंग? उसमें टी प्लांटेशन में हेज मतलब, हेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जो पार्क वगैरह में पौधे लगते हैं उनकी टिप काट के उसको नीचे फैला देते हैं ताकि वो बाउंड्री बना दे जिस पे चलते हैं ना। हेज का मतलब होता है कि कोई चीज झाड़ी जैसा फैल जाए। समझ में आ रहा है? जो फैल जाए नीचे, तो जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना फैलेगा ना, ऊपर की ग्रोथ रोकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। क्या चीज? दोबारा बोल, दोबारा बोल। नहीं बेटा, रूट के लिए मुझे बाइनियल प्लांट या पेरिनियल प्लांट, एक्चुअल में क्या चाहिए, ऐसा पौधा चाहिए होता है जो साल भर से ज्यादा ग्रो करे। हम जैसे क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि रोज की कोई भी स्टेम काट दो, लगा दो, लग जाएगा, नहीं होता। थोड़ी पुरानी स्टेम चाहिए होती है। ठीक है, तो टमाटो तो वैसे भी 1 साल से पहले खत्म हो जाता है पौधा, उसकी स्टेम कटिंग नहीं कर सकते। हम करते हैं नॉर्मली, रोज की कर सकते हैं, गुआवा की कर सकते हैं। नहीं, नहीं होगा बेटा, कोई भी ऑक्सीजन यूज करेगी नहीं होगा। प्लांट में भी तो कुछ होना चाहिए उसके लिए। ठीक है? 1 साल पुरानी स्टेम में कैम्बियम बन जाता है। कैम्बियम समझ में आता है? अंदर एक रिंग होती है डिवाइडिंग सेल्स की, वो बन जाती है, इसलिए करते हैं। लिख लिया? और धीरे लिखो, नालायक है। आराम आराम से लिखते रहते हैं, धीरे धीरे। पता नहीं क्या हो गया दोनों को, थोड़ा तेज लिखा करो। बगल वाले से बात करेंगे, घर गया था, हाँ गए थे। तुम्हारे घर में 2 गायें हैं, हाँ हमारे घर में 3 है। ऐसी वाली बातें करते हैं। भैंस भी है। हाँ हाँ। बछड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको फिर नीट की तैयारी करवाए, नहीं? हाँ 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 हाँ। थोड़ा, दोनों एक ही क्लास में, है ना, एज लिमिट है नहीं। बछड़ा और तुम साथ साथ बैठे हो, नहीं? हाँ हम्म हाँ। बस, ए, मारूंगा भी पटक के यहीं पे इधर को। फर्जी बात करेगा। गलत बात मेरी क्लास में बदतमीजी नहीं। पता नहीं क्या बोल रहा है तू, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस चीज को लेके हूँ भाई, आपस में आप बात नहीं करें या तो, और बात करें तो मेरी क्लास में उल्टा ना बोलें किसी को। सही है? हाँ। आप लोग क्या करते हैं उससे मुझे नहीं मतलब है। बाहर में जाके गोलियां चला दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वासेपुर बना दो यहाँ पे। है? हाँ। वासेपुर है कहाँ, किसी को पता है? नहीं।
नहीं पता, धनबाद में है। कोई है झारखंड का आप में से? नहीं, झारखंड का कोई भी नहीं है। चले, चलो बस छोड़ दो, आ जाओ, कोई नहीं, छोड़ो। अरे पढ़ाई करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें कुछ करना है उसमें। इधर ध्यान दो बेटा, एक पार्थेनोकार्पी है, पार्थेनोकार्पी, इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से। पार्थेनोकार्पी क्या होता है पहले समझने की कोशिश करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने उसका वो देखा है, कद्दू जिसे कहते हैं, या सीताफल बोलते हैं, या क्या होता है, पंपकिन जिसे कहते हैं, ठीक है, फ्रूट देखा है। उसका जब फ्लावर बनता है, फीमेल फ्लावर, तो आप ऐसे देखोगे इस तरीके से फीमेल फ्लावर बन जाता है उसका ऐसे, और फ्लावर बन जाता है लेकिन नीचे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा बन गया है। ऐसे ही घिए में क्या होता है, थोड़ा सा फ्रूट जैसा बन जाता है, फिर फ्लावर बनता है, ये देखा है सबने, ठीक है, वो फीमेल फ्लावर होता है। मैं आपको ये किस लिए बता रहा हूँ कि आपको शायद ये चीज पता लगे, है ना। होता ही है, देखो इधर हमारे पास ये पार्थेनोकार्पी के लिए ये है, ये हमने, ये देख बेटा, ये हमारे पास है ओवरी जो होती है ना, ओवरी में ध्यान सुनेंगे, ओवरी में थोड़ा बहुत ऑक्सिन होता है। ओवरी में क्या होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही वो ऑक्सिन का लेवल बढ़ता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और बढ़ेगा तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर किसका लेवल बढ़ जाए, ऑक्सिन का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, क्लियर है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से पहले होता है थोड़ा बहुत, मेरी बात सुनो, जैसे ही फ्लावर बनता है ना, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ रहा होता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती वो वहीं रुक जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने से फ्रूट बनता है। और लेवल क्यों इंक्रीज होता है, लेवल इंक्रीज होता है क्यों, लेवल इंक्रीज होता है ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। क्यों बढ़ता है, फर्टिलाइजेशन से। ये चीज समझ में आ रही है। अब हम क्या करें, अगर ऑक्सीजन का लेवल बिना फर्टिलाइजेशन के बढ़वा सके, समझो, हम क्या करें कि प्लांट की एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर लें, जैसे करते हैं हम लोग, कुकुम्बर, खीरा आता है, बिना बीज का खीरा आता है। तो उसमें क्या किया है हमने, हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो सीड तो नहीं बनेगा लेकिन फ्रूट बन जाएगा। तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा, सीडलेस फ्रूट। कैसा फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसका लेवल बढ़ता है ये। तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ध्यान से सुनेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हमारे पास ऑक्सीजन का क्या बढ़ जाए, लेवल इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रूट फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, फ्रूट बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन का लेवल बिना फर्टिलाइजेशन के बढ़ गया तो हमारे पास क्या बन गया, फ्रूट बन गया, हमारे पास क्या बन गया, फ्रूट बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। और ये कैसे होता है, कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं, या बाहर से भी ऑक्सीजन लगा के आप ये कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने टोमेटो दिया है। कुछ ऐसे टोमेटो होंगे जिसमें बीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बेटा, हम यहाँ लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे काम करता है, एक्ट एज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड, वीड्स क्या होते हैं, वीड ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे काम के नहीं है, सही है। किसके अगेंस्ट काम करता है, डाइकॉट के। किसके अगेंस्ट काम करता है, डाइकॉट के अगेंस्ट, डाइकॉट। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक मतलब वॉर थी वियतनाम और यूएस के बीच में। उसमें क्या हुआ था, जो वियतनाम जो है, मेरी बात सुन ध्यान से बच्चे, वियतनाम के जो सैनिक थे, ट्रूप्स थे, वो जंगल में छुपे हुए थे, फॉरेस्ट में। तो उन्होंने क्या किया था, यूएस ने ऑरेंज कलर के बॉक्स में ऑक्सीजन था, उसको ऊपर से एयरप्लेन से स्प्रे कर दिया था। उससे उसकी सारी लीफ गिर गई थी। वहां पर जो ट्रीज थे ना, ट्रीज जो है वो डाइकॉट होते हैं बड़े बड़े, तो उनकी लीफ गिर गई। लीफ गिरने से क्या हुआ, वो विजिबल हो गए। समझ में आ रहा है। उसको बोला जाता है एजेंट ऑरेंज। एक वर्ड जो है, जो उसमें हिस्ट्री में था, हिस्ट्री की बुक्स में दे रखा है, एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज इज नथिंग बट ऑक्सीजन था, ठीक है। तो वहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है हाई कंसंट्रेशन में वीडीसाइड की तरह काम करता है। और उसमें भी हम जो यूज करते हैं ना, अब कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं, नेचुरल तो यूज ही नहीं कर सकते, वहां पे हम यूज करते हैं 2,4-D, इसको यूज करते हैं। ये कहाँ हेल्प करता है, कि जैसे मेरे पास ये ग्रास का लॉन है, ग्रास का, घास का मैदान है ना। तो घास के मैदान में, ध्यान से सुनेंगे बेटा, घास के मैदान में ये घास बनी हुई है ऐसे। तो घास के मैदान में जो वीड होता है वो डाइकॉट है, सही है, क्योंकि घास तो मोनोकोट है। तो वीड क्या हो गया, डाइकॉट।
तो इसकी लीफ गिराने के लिए, वीड क्या है, डाइकॉट है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, लीफ गिरा देता है, एक्ट एज अ डीफोलिएटर। डीफोलिएटर मतलब लीफ, फोलिएज शब्द क्या होता है, लीफ, फोलिएज, फोलिएज किसे कहते हैं, लीफ को, फोलिएज किसको कहते हैं बेटा, लीफ को। तो डीफोलिएटर का मतलब समझ पा रहे हो, लीफ को गिरा देना। ये डाइकॉट की गिराता है लीफ, मोनोकोट की नहीं। तो इसलिए घास के मैदान में अगर आप ऊपर से ऑक्सीजन डाल दोगे तो जो भी डाइकॉट प्लांट है मर जाएगा, घास को नुकसान नहीं होगा। तो घास के लॉन बनाने में मदद करेगा ये, समझ में आई ये चीज। क्योंकि वीडी साइड किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, डाइकॉट के, उसकी क्या गिरा दे रहा है, लीफ, और वो भी हाई कंसंट्रेशन में, थोड़ी बहुत में नहीं, हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब हम एक चीज और लिखते हैं और उसमें एक्सप्लेनेशन में कि जाइलम डिफरेंशिएशन करता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ऑक्सिन क्या करता है, जैसे हमारे पास अगर आपको याद हो कि ये इस तरीके से हमारे पास टिप है बेटा, इधर ध्यान दो, ये ठीक है, बताओ जल्दी, ये हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं ये सारे। तो इन डिवाइडिंग सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, टिप है बेटा, ये प्लांट की टिप है, ये समझ में आ रहा है। तो प्लांट की टिप में ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, जाइलम वगैरह बना देगा, यहाँ पे परमानेंट सेल्स बना देगा, जैसे यहाँ पर ये जाइलम वगैरह में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास क्या बना दी उसने, जाइलम बना दी, क्योंकि टिप में ही बनता है वो, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो वो जाइलम डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि डिवाइडिंग सेल को किस में कन्वर्ट कर देना, जाइलम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट बढ़ सके ऊपर की तरफ, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, मैं सेल डिवीजन अलग से बता रहा हूँ, पहले देख लो पार्थेनोकार्पी क्या होता है। नॉर्मली जब फ्रूट बन रहा होता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल होता है, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घी वगैरह में आप देखोगे कि वो ऐसा लगता है कि फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फ्लावर सूख जाता है, देखा है ना, वो कहते हैं यार ये घिया बना नहीं, बड़ा बड़ा नहीं हुआ, है ना। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन का लेवल उसमें होता है और वो बढ़ रहा होता है, वो वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो और तेजी से बढ़ेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई फिर वो लेवल डिक्लाइन कर जाता है, तो उसके तुरंत बाद वो सूख जाता है, अगर ऑक्सीजन मिलता तो वो बढ़ जाता। हाँ, आगे आगे और बढ़ना था। उसका एक तरीका और होता है कि अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्लियर है, वो उससे भी करा सकते हैं, ब्रश से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, कुछ लोग घर में लगा लेते हैं, हाँ कुछ ही प्लांट होते हैं तो ब्रश से कर सकते हैं उसको, खेत में तो इंसेक्ट होते हैं बहुत सारे ना, वो कर देते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। और पूछो, ठीक है, ठीक है, गिर जाता है, यहाँ पर ये लीफ गिरा रहा है, मैं लिख रहा हूँ बहुत हाई कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, इसलिए हम 2,4-D यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंथेटिक ही आप डाल पाओगे बहुत ज्यादा, ये नेचुरल चीज नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, मतलब हम बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगाएंगे तो गिर जाएगा, लगभग एक जैसी बात होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हर्ब में तो सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। क्लियर है, हर्ब कुछ भी हो सकता है, वीडी साइड मतलब क्लियरली अनवांटेड प्लांट है, ठीक है। हाँ, और पूछ बच्चे, पढ़ लिया एनसीईआरटी सबने, लिख लो, कुछ पूछना है इसमें, है। वीडी का मतलब होता है किसी अनवांटेड प्लांट को मारना। ग्रास के लॉन में अनवांटेड प्लांट कौन है, डाइकॉट है मोनोकोट है, डाइकॉट है, उसको मार देंगे, कैसे मार रहे हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कर क्या रहा है, लीफ गिरा दे रहा है, ठीक है, ठीक, हो गया, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ बेटा, 2,4-D ऑक्सीजन का नाम है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन है ना ये, भूल गई, कल लिखवाए थे चार, कौन से, IA, IBA, NAA और 2,4-D, ठीक है, यस। 8 तारीख वाले में कितना सिलेबस आ रहा है, पूरा कितना, अरे कितना, यहाँ बॉट नहीं बोल, रेस्पिरेशन तक आ रहा है, ठीक। और फिजिक्स में
थर्मल तक आ रहा। और केमिस्ट्री में डीएनएफ तक। ठीक है। और पेपर कब है? 8 को है। आज तारीख क्या है? आज है 6, 23 है, 22 है आज। 22। ठीक है। क्या चीज? 2 हफ्ते 3। आपको जो पेपर टेस्ट का आता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट आते हैं कई है? ठीक है। पेपर नया बनवा दें, बिल्कुल अलग। ठीक है। एक बार मैं बात करता हूँ सब लोगों से, बॉटनी का मैं बना दूंगा। ठीक है, जूलॉजी का भी बनवा देंगे। और एक बार फिजिक्स। हाँ, नहीं तो वो चेंज करेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ नया क्वेश्चन डलवा देते हैं। ठीक है। हाँ, कर पहले बॉटनी का तो दे ले। एक हफ्ता हो जाए बॉटनी तभी तो है। मतलब बॉटनी कुछ हो जाए, फिर जूलॉजी का मैं एमडी सर से बात करके चालू करा दूँ। ठीक है। है। चैप्टर वाइज दे लो टेस्ट यार, चैप्टर वाइज से तैयार हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं तुमसे। हाँ। है। क्या माइलस्टोन? हाँ ठीक है। और वैसे भी जो हम लोग करा रहे हैं सेशन, वो उसमें प्लांट फिजियो लगी हुई है पहले। तो जिसको रिवाइज करना होगा प्लांट फिजियो वहां से रिवाइज कर लेना। पहले फोटोसिंथेसिस ही है संडे को, फिर शायद ट्यूसडे को वो लगी हुई है उसमें। 3 साढ़े 3 घंटे में रिवाइज कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है। वो यू वाई टी वाला जो स्टार्ट किया हमने। कौन सा टेस्ट पेपर? हाँ, क्या बना होगा अभी? नहीं नहीं, 24 वाला तो बन गया होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फुल सिलेबस जो बड़ा आएगा। 24 वाला तो बन गया होगा पेपर। है नहीं, 24 वाला मैंने होना है। बेटा मैं कितने काम करूं बता। है। है। 24 वाला 8 20, हाँ 24 वाला होगा। लेकिन 8 तारीख वाला आपका 10 बजे से है। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 8 20 भी तो आओगे ही, 1 घंटा बाद भी तो आएगा ही ना। दे ले ये वाला, दे ले, उसके बाद से मैं ऐसे मना करूंगा कि सुबह एकदम रखने से टेस्ट। ठीक है। हाँ। 8 तारीख वाला अपना पूरा तैयारी करना चालू कर दो उसको। ठीक है। हो गया ये? किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनसीईआरटी पढ़ लो। ये देखो, लिख रहा है, जल्दी लिख ले। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करो जल्दी। कौन लिख रहा है? और जल्दी लिख। बातें क्यों सुनने लगता है? कौन से स्कूल में पढ़ा बेटा? स्कूल जाता था? है? लेट पहुंचता था? हाँ। रास्ते में देखता होगा ना किसके खेत में क्या लगा है। हैं? हॉस्टल में था? हाँ। हाँ। कुछ बच्चों को आदत होती है ना, रास्ते में देखते हुए जाते हैं आराम से। बेटा जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल का परमानेंट होना। कंट्रोल और बनाना लगभग एक जैसी बात है। ठीक है। है? वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो बीच बचपन में। ये इतनी खराब स्थिति है तुम लोग की। है? हाँ बेटा। वीड वगैरह नहीं पता तुम लोग को क्या हो रहा है। ये देखो, ये टिप वाला समझ में आ रहा है? ये देखो, ये बना हुआ है इसने। इसने क्या किया? टिप तोड़ दिया। उसके बाद ये ब्रांचेस तुम्हें बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक्सिलरी बड है। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्सिलरी बड थी। अब ये ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है। दिखा? है ना? ये हटा दिया हमने, टिप हटा दी। यही किया इसने। सही है। टिप देखो, मेरी बात सुनो। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है टिप का ग्रोथ करना। टिप हटाने से एपिकल डोमिनेंस बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। इसलिए एक्सिलरी बड ग्रो करेगी। सही है। अगर एक्सिलरी बड से ब्रांच बन रही है तो एपिकल डोमिनेंस हाई है लो है? लो है। दिमाग रखना अपना वहां पे क्वेश्चन करते वक्त। बिल्कुल एकदम कुछ दिमाग चलेगा नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। हेडिंग डालो जिबरलिक एसिड पढ़ रहे हैं।
मैं सेल डिवीजन को लेके अलग से उसमें बताऊंगा अभी। हेडिंग डालो, जिबरलिक एसिड पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डिस्कवरी। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्कवरी। साइंटिस्ट का नाम? हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी प्लांट के हिस्से से नया प्लांट बनाना। जैसे ब्रायोफाइलम की लीफ से प्लांट बनाते हैं, स्टेम से नया प्लांट बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ग्राफ्टिंग तो होता है किसी प्लांट पे तो दूसरा प्लांट लगा दे, ठीक है। ग्राफ्टिंग करने के बाद तो उसके नीचे वो बांध दे, ऑक्सीजन बांध दे, उस पर रूट आ जाएगी, उस पार्ट को काट के नया प्लांट लगा ले, उससे भी हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिंपल मतलब होता है नया प्लांट बनाना, ठीक है। तो स्टेम कटिंग से आप नया प्लांट बना सकते हो। हाँ भाई, जिबरलिक एसिड की डिस्कवरी सुन लो ध्यान से। साइंटिस्ट का नाम मैं लिख रहा हूं, ई क्यूरोसावा। ई क्यूरोसावा जो थे वो काम कर रहे थे डिजीज पे, वर्किंग ऑन राइस प्लांट। राइस प्लांट पे एक डिजीज थी, डिजीज का नाम था, डिजीज का नाम था बेकेन। बेकेन और पुलिश सीडलिंग। यस। अब इधर देखो, ये डिजीज कौन कर रहा था? कॉज्ड बाय फंगस। फंगस का नाम याद करना हमें, क्योंकि जो जो पॉइंट्स है वो ध्यान से देख लो, वही याद आएंगे उसमें। पहले मैं समझा रहा हूं इसको, अभी पहले लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं इसको। फ्यूजी कुरोई, ये फंगस का नाम है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स थे लेंथ इंक्रीज होना, ध्यान से देखो, लेंथ इंक्रीज हो गई प्लांट की। उसके अलावा वो स्टीराइल था प्लांट। स्टीराइल का मतलब है सीड नहीं था उसमें, कवर था, सीड नहीं था। और उसकी जो लीफ थी थोड़ी सी येलो थी, थोड़ी सी क्या थी? येलो लीफ थी, ऐसा कुछ था। पर ये वाला मेन सिम्टम था कि लेंथ बढ़ जाना जो था वो मेन सिम्टम था, वो प्लांट में अच्छे से पता चल रहा था। ये वाला तो फिर भी कम था। तो इन्होंने क्या किया, सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान से सुनो बेटा। हमारे पास ये नॉर्मल राइस के प्लांट है, ये नॉर्मल राइस के प्लांट है, और ये वो राइस का प्लांट है जिसमें डिजीज है। ये क्या है? डिजीज वाला है, सही है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये वाला मेरे पास क्या है? डिजीज है। इसको कौन सी डिजीज है? बेकेन। क्या नाम है उसका? बेकेन। सुन लो, क्या था मेरे पास? एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसका नाम था ई क्यूरोसावा। उस जापानीज साइंटिस्ट ने, ध्यान सुनेंगे, जापानीज साइंटिस्ट ने एक डिजीज देखी थी राइस प्लांट में, जिसमें राइस प्लांट की लंबाई नॉर्मल राइस प्लांट से ज्यादा थी, और जो धान का कवर होता है ना ब्राउन कलर का, उसके अंदर बीज नहीं था। समझ में आ रहा है? और लीफ हल्की येलो थी। ये समझ आ रहा है? ये सिम्टम्स थे। तो जब उन्होंने वो पढ़ा, उस प्लांट को मतलब देखा ध्यान से, उस पे काम किया, तो पता चला ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है? एक फंगस की वजह से। तो जो फंगस था वहां पर, वो कुछ केमिकल बना रहा था। वो फंगस क्या कर रहा था? कुछ केमिकल बना रहा था। तो इसमें क्या था बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो आइसोलेट किया केमिकल। आइसोलेट किया केमिकल किससे? प्लांट से, फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। अब वो केमिकल में फंगस नहीं था, मतलब देखो मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई लिक्विड हमने निकाला, इस लिक्विड, ये लिक्विड फंगस ने बनाया है, पर इसमें अभी फंगस नहीं है कोई। मतलब ऐसे फिल्ट्रेट को कहते हैं स्टीराइल फिल्ट्रेट। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्लांट में बीमारी है, डिजीज है, उस प्लांट में से क्या निकाला? केमिकल निकाला। उस केमिकल में क्या नहीं है? फंगस नहीं है। वो केमिकल किसने बनाया था? फंगस ने बनाया था, फंजाई ने बनाया था। पर उसमें फंगस है नहीं, वो सिर्फ केमिकल निकाला। और उसको जब अप्लाई किया ना, अप्लाई किया किस पे? नॉर्मल प्लांट पे। अप्लाई किया नॉर्मल प्लांट पे, तो उसकी क्या होगी? लेंथ इंक्रीज हो गई। क्या हो गई उसकी? लेंथ इंक्रीज हो गई। यस। इसको एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, आइसोलेट केमिकल फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। और ये कैसा केमिकल है? स्टीराइल फिल्ट्रेट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां स्टीराइल फिल्ट्रेट का मतलब है वो केमिकल जिसमें फंगस नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है? सिर्फ केमिकल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ई क्यूरोसावा, एनसीईआरटी चेक करो, ईयर दे रखा 1926।
हाँ, ईयर करना पड़ेगा बेटा अगर दिया हुआ है, नहीं तो कई बार मैच द फॉलोइंग में आपको घुमा लेगा वो ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। जिबरलिक एसिड किसने डिस्कवर किया है? जिबरलिक एसिड डिस्कवर्ड बाय ई क्यूरोसावा, डिस्कवर्ड बाय ई क्यूरोसावा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये इसकी डिस्कवरी है। क्लियर? क्या है स्टार्टिंग में दे रखा है, कुछ नहीं हटा। चलो लिखो जल्दी से, अरे भाई लिखो ना, देखो जल्दी है। हाँ तो 26 ही तो लिखा है। कोई नहीं, लिख लिया। चलिए आगे कर रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ा किसी ने? एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, पता नहीं कहाँ पे लिखा है, कुछ पता ही नहीं किसी को। हाँ हाँ, लिखा सबने? पढ़ लो एक बार एनसीईआरटी बेटा, लेंथ बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेन सिम्टम हुआ, ये सब नहीं होगा। है, सीड आएगा है। क्यों कर रहे हैं? हम एक ऐसा केमिकल चाहते हैं जिससे प्लांट की लेंथ अपनी मर्जी से बढ़ा सकें, किसी ब्रांच की लेंथ बढ़ा सकें, ऐसा केमिकल चाहते हैं हम, इसलिए कर रहे हैं ना। हमें कोई फायदा हो रहा होगा इससे, अभी बता रहा हूँ एग्रीकल्चर में कहाँ यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये वाला पढ़ लो भाई। बेकेन डिजीज ऑफ कॉज बाई फंगस। ठीक है, क्या नाम है फंगस का? जिब्रेला फ्यूजिकुराई, साइंटिस्ट का नाम। सिम्टम्स मिले थे राइस प्लांट में। ठीक है, इवन दे व्हेन दे ट्रीटेड विद फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। एक्टिव सब्सटेंस जो निकाला वो क्या था? जिबरलिक एसिड। व्हाट इज एक्टिव सब्सटेंस? जो बाहर भी काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? कोई लिख रहा है अभी भी? लिख लिया मेरे ख्याल से सबने। आगे आ जाओ। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से। इसका एक तो लिखेंगे बायो एसे, यस। फिर और क्या लिखते हैं? प्रिकर्सर। और क्या लिखते हैं? साइट ऑफ सिंथेसिस। हाँ, और कुछ लिखते हैं? एग्जाम्पल्स। रोल तो लास्ट पढ़ते हैं। ये चार चीजें सबकी लिखनी है। ठीक है, ये चार चीजें, एक बायो से पढ़ना है हमने। ठीक, फिर हमें पढ़ना है उसका प्रिकर्सर, किससे बनेगा। फिर हमने पढ़ना है एग्जाम्पल। फिर हमने क्या पढ़ना है? साइट ऑफ सेंसेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको टेबल बनानी पड़ेगी इसकी। एक टेबल बनेगी जिसमें ये सारी चीजें आप कंपेयर करते हुए लिखेंगे, ताकि आपको याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा बिना टेबल के। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बिना टेबल के याद नहीं होगा। सबसे पहले बायोएसे की बात कर लेते हैं।
ध्यान से देखिए बेटा, बायो एसे का नाम है इसमें, है क्या हुआ, रुक जाओ। बायो एसे दो है, एक है ओवरकम ऑफ जेनेटिक डॉर्फिज्म। ये क्या है, अगर कोई डॉर्फ प्लांट है तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से सुने बेटा, डॉर्फिज्म लिख रहे हैं हम यहां पर। जेनेटिक डॉर्फिज्म क्या होता है कि कोई प्लांट जेनेटिकली डॉर्फ है ना, कोई प्लांट जेनेटिकली डॉर्फ है, तो उसमें क्या होगा, अगर जी अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये प्लांट है, आपको अगर याद हो, टॉल प्लांट का क्या होता था, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है, ये डॉर्फ प्लांट है। अगर इस पर हमने जीए अप्लाई कर दिया, जीए, जीए का मतलब है जिबरलिक एसिड अप्लाई कर दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने से हम यहां पर लिख दें कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं, अभी भी यही रहेगा, पर ये टॉल हो जाएगा, मतलब उसके जीन्स में बदलाव नहीं आया है। समझ में आ रहा है, उसके जीन में बदलाव नहीं आया है, अभी भी वो स्मॉल टी है, लेकिन उसकी क्या बढ़ गई है, लेंथ बढ़ गई है। अगर मैं इसको किसी ऐसे प्लांट से क्रॉस कराऊं जो ड्वार्फ है, तो सारे ड्वार्फ ही आएंगे, क्योंकि जीन्स में बदलाव नहीं आया है। समझ में आ रहा है, तो हमने क्या ओवरकम किया है, जेनेटिक डॉर्फिज्म। किसी को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? एक डॉर्फ प्लांट है, उस पर जीए लगाया, लेंथ बढ़ गई, पर उसके अंदर जीन अभी भी क्या है, स्मॉल टी है। सही है। दूसरा हम लिख रहे हैं बेटा, बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे, बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे। अब बार्ले क्या होता है, जौ को कहते हैं, जो जौ होती है, जो है ना गेहूं जैसा कुछ, तो उसका सीड होता है, बार्ले मोनोकोट है, इधर देखो, बार्ले मोनोकोट है, ये मोनोकोट होता है, तो इसके अंदर काफी सारा एंडोस्पर्म होता है। इसके एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है बेटा, एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्टार्च। उसके बाहर एक लेयर होती है, अगर आपको पता हो, एलिरॉन लेयर, एलिरॉन लेयर जो प्रोटीन की होती है, तो एलिरॉन लेयर में एंजाइम होता है, उसका नाम है अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। ठीक है, अगर वो एक्टिव हो जाएगा तो किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। व्हेन एक्टिव डाइजेस्ट स्टार्च, किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने सारे बच्चे। होता क्या है कि आप बार्ले के सीड को लो, ध्यान से देखेंगे, बार्ले के सीड को ले लो, ये बार्ले के सीड ले लिया आपने बहुत सारे। इन बार्ले के सीड को आप अगर पानी में भिगो दोगे तो 4 दिन 5 दिन बाद स्टार्च डाइजेस्ट होके ग्लूकोज माल्टोज बना देता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, दो ग्लूकोज जुड़े हुए माल्टोज कहलाते हैं। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे तो पहले माल्टोज बनेगा, फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज। इतनी बात समझ में आ रही है। तो स्टार्च से माल्टोज बन सकता है, उस प्रोसेस को कहते हैं माल्टिंग। क्या बोलते हैं, माल्टिंग। ये समझ में आ रहा है, माल्टिंग समझ में आ रहा है, स्टार्च से क्या बनना, माल्टोज बनना। डिफरेंस बिटवीन माल्टोज एंड ग्लूकोज, दो ग्लूकोज माल्टोज होता है। सही है। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि बार्ले का जो सीड होता है, बार्ले का जो सीड होता है, उसको अगर आप जीए भी दे दो, देखो नॉर्मल जो होगा वो 5 से 6 दिन भी ले सकता है, तो नॉर्मल मान लो 5 to 6 डेज में हमारे पास माल्टोज बन रहा है। क्या बन रहा है, माल्टोज बन रहा है, यस और नो। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीए अप्लाई कर दूं, जीए अप्लाई कर दूं, तो ये प्रोसेस क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। जीए मतलब ये जिबरलिक एसिड दे दोगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, माल्टिंग का जो माल्टोज जो होगा वो फास्ट बन जाएगा, वो 1 से 2 दिन में बन जाएगा। तो अगर मैं इसको कहूं जो माल्टोज बनेगा वो फास्ट बनेगा, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिबरलिक एसिड प्रमोट माल्टिंग। सही है। नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है, 5 से 6 दिन। और माल्टोज बन क्यों रहा है, क्योंकि एक एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज हमारी सलाइवरी ग्लैंड में भी होता है। अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट है, एलिरॉन लेयर में, जो इसको डाइजेस्ट करता है। तो ये टेस्ट कैसे है, हम ये देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर आपने बार्ले के सीड ले लिए तो माल्टोज दिखने लगेगा। और माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर। दो प्रकार की होती है, एक रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है कौन, माल्टोज, सही है, वो अपीयर होने लगेगी। तो ये वाला टेस्ट कह रहा है लेंथ बढ़ा दी, ये वाला टेस्ट क्या बोल रहा है कि माल्टोज जो बना है वो फास्ट बना है। यस, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जीए क्या करता है, क्या प्रमोट करता है, माल्टिंग। क्या प्रमोट करता है, माल्टिंग। माल्टिंग समझ में आता है, माल्टोज बना देता है। तो ये इसका क्या हो गया,
एक और बायोएस्से हो गया। ऑक्सिन के बायोएस्से का क्या नाम था? अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, सही है। किसका नाम था? ऑक्सिन के। इसके क्या नाम क्या है? ओवरकम ऑफ जेनेटिक डॉर्फिज्म, बार्ले एंडोस्पर्म बायोएस्से। एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। ये फर्स्ट हो गया। अब ये देखो सेकंड, इसका प्रिकर्सर टार्पिन है। हम देख ऐसे लिखेंगे, जैसे एक होता है एसिटाइल कोए, कितनी कार्बन होती है एसिटाइल कोए में? 2 कार्बन। 3 वाले कौन है ये? एसिटाइल कोए से हमारे पास बनता है टार्पिन। टार्पिन, टार्पिन से हमारे पास क्या बनता है? जीए, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिबरलिक एसिड। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ये बनते कहां पर है? सबसे पहले ये कहां कहां बनते हैं मैं लिख रहा हूं यहां पे। एक बनते हैं ये, क्या नाम है, सीड में। एक कहां बन रहा है? सीड में। एक ये इंटरनोड पर बन रहा है। यस, एक कहां बन रहा है ये? इंटरनोड पे। जहां इंटरनोड मतलब जैसे ये वाली जगह होती है ना, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, क्लियर। सीड में बन रहा है, इंटरनोड में बन रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये बनाता कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन हाइयर प्लांट्स। हाइयर प्लांट समझ में आता है ना? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मैं प्रेजेंट ना लिख के प्रोड्यूस लिख रहा हूं। तो प्रोड्यूस बाय हाइयर प्लांट एंड प्रोड्यूस बाय हाइयर प्लांट, ध्यान सुनेंगे, प्रोड्यूस बाय हाइयर प्लांट एंड नेक्स्ट, उसके अलावा फंजाई। फंजाई और हाइयर प्लांट इसको बनाते हैं, किसको? जीए को। अब देखो जीए के एग्जांपल कैसे, सुनना। देखो, फर्स्ट जो जीए डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुआ था, उसको हम जीए 3 बोलते हैं। मतलब ऐसे नाम रखे जाते हैं। अदर जीए आपके पास ऐसे हैं, मतलब स्ट्रक्चर में हल्का डिफरेंस होगा। जीए जीए 1, जीए 2, जीए 3, ऐसे नाम रखे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे 105 106 जीए होते हैं। सुनो पहले, सबसे पहले देखो, जिबरलिक एसिड जो है एक ही तरह के कंपाउंड का डेरिवेटिव है। जैसे ऑक्सिन में कई तरह था, इंडोल अलग थी, नेफ्थलीन अलग थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल टार्पिन में कुछ कुछ ग्रुप जोड़ के अलग अलग बनते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या है? जीए 3 है। पहला डिस्कवर्ड क्या है? जीए 3 है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हमारे पास जीए 3 है। इसके अलावा और भी होते हैं, जीए 1, जीए 2, जीए 3, ऐसे होते हैं। 105 टाइप के जीए होते हैं। किसी एक प्लांट में 10-15 मिल जाते हैं, काम वही करते हैं। ठीक है, जो डिस्कवर उसने किया था ना, ई क्यूरोसावा ने, वो जीए 3 था। उसका स्ट्रक्चर जैसे क्या हुआ, किसी और साइंटिस्ट ने खूब सारे जीए निकाले और उनके नंबर दे दिया, ये जीए 1 है, 2 है, 3 है, सही है। बाद में उसने मैच किया कि जो ई क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था, उसका स्ट्रक्चर किससे मैच कर रहा है? जीए 3 से, सही है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इसलिए क्या है हमारे पास? जीए 3 है। समझ में आ रहा है? अब ये मिलते कहां पर है? हाइयर प्लांट्स और फंजाई ने बनाया। तो ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो फंजाई बनाती है एक्सेप्ट जीए। ठीक है, प्रिकर्सर क्या है? मुझे कार्बन की चेन चाहिए, टार्पिन कार्बन की चेन होती है। तो कार्बन की चेन सेल में किससे बनती है? एसिटाइल कोए से। फिर उससे क्या बनता है? जिबरलिक एसिड। क्लियर है? सही है। ऑक्सिन में क्या था एग्जांपल्स? Na2,4-D सिंथेटिक, IA IBA नेचुरल, IA IBA नेचुरल, सिंथेटिक 2,4-D और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। यस, ठीक है, क्लियर है? बनाइए जल्दी से, जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी पढ़ो। क्या खत्म हो जाएगा? हाँ, यूज हो गया ना। बीज में एंडोस्पर्म परमानेंट चीज थोड़ी है। जब सीड जर्मिनेट करता है तो खर्च हो जाता है। सिर्फ बार्ले में होता है? हाँ, बार्ले में होता है। उसमें भी होगा ना, मेज में। हाँ, एक मिनट रुको। क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ उसने। बार्ले मतलब बार्ले बोला हुआ है, और ज्यादा ज्यादा क्या नाम है तेरा, जिसमें एंडोस्पर्म होता है, मेज। ठीक है, हाँ। और क्या पूछ रहे बेटा, बता। बच्चे सीड के अंदर है, पर सीड के में भी तो खत्म होगा बाद में।
सीड में कब खत्म होगा? जब सीड जर्मिनेट करेगा, यूज करना है ना। तो स्टार्च वाला किस में होता है? जनरली गेहूं में, चावल में, मेज में, जौ में, इसमें एंडोस्पर्म होता है स्टार्च का। ठीक है। मटर में क्या होता है? कौन सा होता है एंडोस्पर्म? प्रोटीन का। भाई उसमें एंडोस्पर्म तो है ही नहीं, तो उसमें कॉटलेडन होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। पी में, मटर में क्या है? मटर में तो प्रोटीन होगा, है ना। मटर, राजमा, इसमें प्रोटीन नहीं होता। तुम लोग को आधी बातें पता ही नहीं चल रही क्या हो रहा है। कोई बात नहीं। हाँ बेटा। माल्टोज नॉन रिड्यूस, सॉरी माल्टोज रिड्यूसिंग है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ लेंगे ना। बायोमोलिक्यूल अभी पढ़ाए तो नहीं है, फिर वहां पढ़ा देंगे। लिख लिया? हाँ। ब्रीविंग मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री। माल्टोज क्या है? शुगर है। उसके बाद वो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज से इथेनॉल बन जाएगी। हाँ, तो उसे ब्रीविंग इंडस्ट्री कहते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये रोल बता रहा है कि जिए का। कैसे बता रहा है? कि नॉर्मली मान लो माल्टोज बनने में काफी दिन लगते हैं, धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब जिए दे रहे हैं तो जल्दी बन रहा है। तो एक तरीके से रोल हो गया जिए का कि माल्टोज स्टार से जल्दी बना रहा है। ये रोल हो गया ना। ठीक है, सही है। चले आगे। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो, जल्दी करो बेटा। कॉनिफर, कॉनिफर बेटा, कॉनिफर। वो वाले अभी बता रहा हूँ यार, रुक जा, रोल पढ़ा रहा हूँ। हाँ। रोज, रोज तो वो है, डाइकॉट है। ठीक है भाई, मेरी बात सुन ध्यान से। कोई प्लांट डाइकॉट है या मोनोकोट है, उसकी अपनी रूट तो होगी ना। अब जब स्टेम पे रूट लाएगा तो वो एडवेंटिशियस ही होगी। अगर रूट नेचुरल नहीं बनी सीड से, तो उसको क्या बोलेगा फिर? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं तेरे को। तू पूछ रहा है कि क्या उसमें भी एडवेंटिज? तो एडवेंटिशियस तो वो होती है कि जो रेडिकल के अलावा बने। समझ में आ रहा है? तो रोज की तो अपनी मेन रूट तो होगी ना, स्टेम काटेंगे उसकी। ये रोज का प्लांट है, उसमें खूब सारी वो बनी हुई है, देख। तू अजीब सा सवाल पूछ रहा है, ये बहुत सारी ब्रांच है, इसमें यहाँ इसकी टैप रूट तो है ही ना। मैं ये ब्रांच काटूंगा, ये ब्रांच काट दी मैंने, तो इस ब्रांच में जो रूट आएगी वो एडवेंटिशियस है। तो इसको इससे क्यों कंपेयर कर रहा है? ये वाली रूट क्यों है इसकी ऐसी? क्योंकि ये तो डाइकॉट है। अब ये वाली जो रूट आती है बाद में, वो सारी क्या होती है? एडवेंटिशियस होती है। हाँ, जो मान ली इस लीफ में आ गई, ये बड बन गई, यहाँ जो रूट आएगी वो एडवेंटिशियस है। मनी प्लांट देखा है? उसमें रूट आती है ब्राउन ब्राउन सी, एडवेंटिशियस रूट है। उसका डाइकोट मोनोकोट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर रूट स्टेम से आ जाए, लीफ से आ जाए, किसी ब्रांच से आ जाए, तो उसे कौन सी रूट बोलते हैं? एडवेंटिशियस। क्या डेफिनेशन थी एडवेंटिशियस की? अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल से आ रही है ये वाली रूट, नहीं तो क्या बोलेगा उसको? अब समझ में आया? नहीं बोल, क्या पूछ रहा था? पता चला कि नहीं पता चला? हाँ। अरे वही रूट ग्रो करेंगे अलग से, उसमें टैप रूट थोड़ी आएगी। बीज बोएगा जब। हाँ। हाँ। टैप रूट कब बनती है? इससे, इससे बनती है बेटा टैप रूट। ये रेडिकल है ना,
इससे टैप बनेगी। तूने स्टेम काटी है, इसको लगा दे, इसी में से कोई रूट ज्यादा डेवलप कर जाएगी बस आगे। ऐसा थोड़ी इसमें अलग से रूट आएगी अब, ऐसा कैसे हो जाएगा? समझ में आया? अभी भी तेरे को नहीं पता चला क्या पूछना चाह रहा है? नहीं पता चला? ठीक है। हाँ भाई आ जाओ। सबसे पहले इंक्रीज, पहले ध्यान से सुनो, इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस या स्टॉक। पहले देख लो भाई ध्यान से, नहीं समझ में आएगा नहीं तो ये सारा ग्रेप्स। ठीक है, इधर देखेंगे सारे। अरे बोर्ड पे ध्यान दो भाई, ये दिख रहा है ये वो। अगर मैं, हाँ अंगूर है, शाबाश नालायक। कोई मतलब नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अंगूर बता रहे हैं, वो तो मुझे ही पता अंगूर है, तुमने क्या देखा उसमें काम का चीज। मेरा सिर्फ आपको ये समझाने का मतलब है कि जब उस एक्सिस की लेंथ बढ़ा दोगे तो ग्रेप्स को जगह मिलेगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? ये एक्सिस है या ये स्टॉक है, इसकी अगर आपने जीए लगाया तो जीए अप्लाई करने से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ग्रेप्स का साइज इंप्रूव होगा। यही पढ़ा रहे हैं, उसमें ग्रेप्स नहीं देखने थे। लायक कुछ भी देखते रहते हैं। ये देखो, ये फर्क समझ में आ रहा है इसमें और इसमें? ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इसकी लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो इनको जगह मिलेगी ग्रो करने की। सही है? तो जीए क्या करता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो जीए प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ऐसे। तो ये पहला रोल हो गया उसका एक्सप्लेनेशन में। दूसरा रोल क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा रोल क्या है, वो इंप्रूव करता है शेप, शेप और साइज बेसिकली दोनों। शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर, जैसे ये कह रहे हैं कि मान लो ये ग्रे, ये है, इसका साइज इंप्रूव कर रहा है, इसको एप्पल वगैरह का साइज इंप्रूव कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। यहां पर देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहला उसने किसकी लेंथ बढ़ाई है, एक्सिस की है स्टॉक की, किसमें, ग्रेप से। दूसरा वो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, क्या इंप्रूव कर रहा है, क्या, शेप एंड साइज, शेप और साइज इंप्रूव कर रहा है ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? तीसरा देखो, तीसरा देखो, इट प्रमोट माल्टिंग। माल्टिंग समझ में आ रहा है? माल्टिंग से क्या होगा, जल्दी माल्टोस बनेगा। व्हाट इज माल्टिंग, देखो इधर, हमारे पास बारले का सीड है, बारले के सीड से अगर मैंने उस पर जीए अप्लाई किया तो क्या होगा, माल्टोस जल्दी बनेगा। माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से बना सकते हैं इथेनॉल। ठीक है, मेरी बात सुनो, इथेनॉल कैसे बनाते हैं, कुछ एक प्रोसेस होता है। वो क्या करते हैं, जौ के सीड ले लेते हैं, उनको भिगो लेते हैं। भिगोने से क्या होता है, उनके अंदर माल्टोस बन जाता है। कुछ दिन भिगोते हैं, उसके बाद उसको पीस लेते हैं। पीसने से वो माल्टोस उस पानी में आ जाएगा जिसमें पीसा होगा। ठीक है, अब उस पानी की फर्मेंटेशन करनी है। समझ में आ रहा है? उस पानी की क्या करनी है, फर्मेंटेशन करनी है। गन्ने का जब जूस निकाल रहे हैं तो उसमें भी तो शुगर ही है, उसकी फर्मेंटेशन कर लो। समझ में आ रहा है? तो उस चीज की फर्मेंटेशन करनी है जिसमें शुगर हो। तो माल्टो, जौ से शुगर कैसे मिलेगी, स्टार्च होता है उसके अंदर, तो पहले तो उसको माल्टोज में कन्वर्ट करो। तो ऐसी इंडस्ट्री जो इथेनॉल से रिलेट होती है उसको हम क्या, कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं, ब्रीविंग। तो यूजफुल है इसमें, यूजफुल इन ब्रीविंग। ब्रीविंग का मतलब होता है इथेनॉल बनाना। यस, क्या बनाना, इथेनॉल बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां यूज करेंगे इथेनॉल बनाने में। जो बड़ी सी, ध्यान सुनेंगे, बड़ी सी ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है उसे ब्रीवरी बोलते हैं। यस, समझ में आ रहा है, क्लियर। और जो सैक्रोमाइस है उसको क्या बोलते थे, ब्रीवर्स ईस्ट। तो ब्रीवरिंग समझ में आ रहा है? तो माल्टिंग होने से क्या ब्रीविंग में हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही? सही है। तो यहां पर बनाया, लेंथ बढ़ा दी, यहां पर शेप इंप्रूव कर दिया, ये चीज। फोर्थ देखो बेटा जल्दी से, फोर्थ हमारे पास है, ये क्या करता है, ध्यान सुनेंगे, इट इंक्रीज शेल्फ लाइफ।
किसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है? शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, या बोल सकते हैं राइपनिंग पीरियड, राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट्स ऑन ट्री। उससे क्या होगा? बेटर मार्केट प्राइस मिलेगा। ध्यान से सुने मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, फार्मर को सबसे ज्यादा नुकसान, और सबसे ज्यादा नुकसान दो वजह से होता है। जब प्रोडक्शन बहुत कम हो या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत ज्यादा भी होती है तो भी उसे फायदा नहीं होता है। जैसे मान लो अचानक से किसी एक ट्री पर बहुत ज्यादा मान लो फ्रूट्स लग जाएं, तो मार्केट की उसकी प्राइस घट जाती है। सही है, तो उसको सस्ते दाम पे वहीं लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है। जब अगर आपने देखा होगा कि अचानक से घिया, लौकी, टमाटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो सस्ते सस्ते 2-4 रुपए किलो बेचना पड़ता है उसे, उसको कॉस्ट नहीं निकलती है। क्योंकि जो उसमें उसने डाली है चीजें, वो तो उसी कॉस्ट की थी, वो तो फिक्स प्राइस पे आती है। ये चीज समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मई जून आता है तो टमाटर वगैरह जो है, गर्मी की वजह से सारे एक साथ पकने लग जाते हैं। उसकी वजह से मार्केट में रेट उनके 15-20 रुपए किलो आते हैं, पर फार्मर के पास तो वो 3 रुपए किलो जा रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या? क्योंकि वो स्टोर नहीं होता है। तो जो भी ऐसे आइटम जो पेरिसेबल है, पेरिसेबल मतलब खराब हो जाते हैं, जिनको आप रख नहीं सकते हो ज्यादा दिन तक, उसकी प्रोडक्शन बढ़ने से फार्मर को नुकसान पहुंचता है। अगर कोई ऐसा हार्मोन हो जिस जो उनकी उस पर पेड़ पर लाइफ बढ़ा दे, मतलब वो ज्यादा समय तक रहे पकने के बाद, तो उससे फार्मर को क्या नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता, उसको वहीं लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही है, ये उसका रोल है। ये सेल्फ लाइफ बढ़ाने का मतलब स्टोरेज पीरियड। ठीक है, उससे उसको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस बेटर मिलेगा। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, यहां पर फिफ्थ रो लिख रहा हूं, इट हास्टन्स। हास्टन्स का मतलब होता है इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड। जुविनाइल फेज, जुविनाइल फेज किसका? जुविनाइल फेज ऑफ कॉनिफर्स। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे बोर्ड पे, हमारे पास एक प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इनको कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स में मेरे पास दो आते हैं, याद करो, पाइनस, सेड्रस। होता क्या है, इनको लगभग 17 से 20 साल लगते हैं सीड बनने में। सीड बनने में, सीड फॉर्मेशन में 17 से 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रो करता है, उसके बाद कोन आता है, 17 से 20 साल नॉर्मल टाइम है उसमें बीज आने में। फ्रूट तो आएगा नहीं जिम्नोस्पर्म में, फ्रूट आएगा नहीं जिम्नोस्पर्म में, तो क्या आएगा? सीड बनने में इतने टाइम लग जाता है। अब सीड बनने के प्रोसेस में एक होता है वेजिटेटिव फेज, जैसे मान लो नॉर्मल प्लांट में होता है ना, पहले ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज में क्या आता है? सीड, फ्लावर, फ्रूट आते हैं। ऐसे ही जुविनाइल फेज जो होता है, ये जुविनाइल फेज जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं ग्रोथ पीरियड। जुविनाइल ही कौन सा फेज है? वेजिटेटिव फेज है। कौन सा फेज है? वेजिटेटिव फेज है। यस, समझ में आ रहा है? और फिर मेरे पास क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज आता है। फिर क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जिसमें सीड बनते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, इस टोटल प्रोसेस में 17 से 20 साल लग जाते हैं। अगर उन प्लांट्स पर मैं जीए स्प्रे कर दूं, तो 5 से 6 साल में बीज आ जाते हैं। अब हमारे काम का बीज कैसे है? पाइनस की एक स्पीशीज आती है, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना, उसके बीज को खाया जाता है, चिलगोजा बोलते हैं उसे। जो चिलगोजा नाम से बोला जाता है ना, वो पाइनस के बीज होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो पाइनस के बीज हमारे काम क्या? मैं क्यों, आप सुनो ध्यान से, सीड हमें लाना ही क्यों है? जल्दी कुछ काम भी तो होगा हमारा। बिना फायदे के तो सीड लाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो पाइनस के सीड हैं 17 से 20 साल में आते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया? उनको जल्दी लाया। उनको क्या किया है? जल्दी लाया। जल्दी कैसे लाया हमने? हमने कैसे लाया? उस पर जीए स्प्रे कर दिया। तो अगर हम जीए स्प्रे कर देंगे तो जुवेनाइल फेज छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जीए के स्प्रे करने से जुवेनाइल फेज क्या होता है? शॉर्ट हो जाता है। और उससे क्या होगा? सीड फॉर्मेशन अर्ली होगी। बताओ जल्दी से, सीड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? अर्ली होगी। इसी को एनसीईआरटी लिखती है हास्टन्स। हास्टन्स मतलब फास्ट कर देना। किसको फास्ट कर दिया है? जुवेनाइल फेज को। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे पास सुनो ध्यान से। अब हमारे पास क्या करता है जीए? इसकी लेंथ बढ़ा सकता है इंटरनोड की, शुगर गेन में।
मान लो आपके पास ये शुगर केन है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसकी लेंथ बढ़ा दी है। शुगर केन में आपको पता है नोड होती है, ऐसे इस तरीके से नोड है ये। तो इसने क्या किया, इंटर नोड की लेंथ बढ़ा दी है। मान लो हमारे पास, अगर ध्यान से देखो, हमारे पास पहले ये लेंथ थी इंटर नोड की, अभी ये लेंथ है। तो जीए ने क्या किया है बेटा, शुगर केन में किसकी लेंथ बढ़ा दी है, इंटर नोड की लेंथ इंक्रीज कर दी है। इंटर नोड की क्या कर दी है, लेंथ इंक्रीज कर दी है। किसने, जीए ने। जीए ने इंटर नोड की लेंथ बढ़ा दी है शुगर केन में। ये वाली बात समझ में आ रही है, बोलो, ये चीज समझ में आ रही है। उससे क्या हुआ है बच्चे, प्रोडक्टिविटी 20 टन पर एकड़ बढ़ गई, पर एकड़ इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जब ज्यादा लंबी स्टेम मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, एक रोल और देखो यहाँ पे, इधर देखेंगे सब लोगों ने वो पत्ता गोभी देखा है। पत्ता गोभी कुछ इस तरीके का होता है, उसमें काफी सारे, हाँ खाना नहीं चाहिए भाई, उसमें चाउमीन में नहीं खाया करो उसे। हाँ, है क्यों, बाद में बात करेंगे। ये देखो बेटा, ये इस तरीके से उसमें लीफ होती हैं, ऐसे ऐसे ही होता है ना, बहुत सारी लीफ पास पास हैं, यही तो है वो। कैबेज बेसिकली क्या होती है कि इंटर नोड के बीच में गैप नहीं है, तो बहुत सारी लीफ क्या है, एक पास लगी हुई है ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, देखो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप इसको छोड़ दो, आप इसको बनने के बाद कैबेज को, ये जो कैबेज है, इसको 1 साल ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी इंटरनोड इलोंगेट होती है। क्या हो जाती है, इंटरनोड इलोंगेट हो जाती है। अगर आप उसको छोड़ दो ना, तो वो कुछ टाइम के बाद इस तरीके का दिखने लगता है, थोड़ा सा इस तरीके का प्लांट बनने लगता है वो, कि उसमें वो लीफ अलग अलग हो जाती हैं। लीफ क्या हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग हो जाएंगी। ये वाले पार्ट हम क्या करते हैं, जब वो 1 साल कुछ महीने का, सॉरी कुछ महीने का होता है, वैसे बड जैसी होती है, हम खा जाते हैं उसे। ठीक है, अगर हम उसको छोड़ दें, तो कुछ टाइम तक छोड़ दें, तो सबसे पहले क्या होगी, उसकी ये इंटरनोड, ये देख रहे हो, इंटरनोड इलोंगेट हो गई। यहाँ कैबेज में क्या है, इंटरनोड शॉर्ट है, बताओ, यहाँ क्या है, इंटरनोड शॉर्ट है। यहाँ क्या बढ़ गई, इंटरनोड इलोंगेट हो गई है, देखो गैप बढ़ गया। अब इसमें फूल आ जाते हैं, अब क्या आ जाते हैं, फ्लारिंग आ जाती है। फ्लारिंग आने का मतलब अब इसमें प्रॉपर फूल आ गए, फूल आने का मतलब सीड आएंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग इस तरीके से इसमें फ्लावर आ गए, ऐसे इसमें लीफ लगी हुई थी, तो प्रॉपरली इसमें ऐसे फ्लावर आ गए। तो मेरा पॉइंट सिर्फ आपको यह समझाने का है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग शब्द का मतलब होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, बोल्टिंग नेचुरल प्रोसेस है, जिसका सिंपल मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन फॉलोड बाई फ्लारिंग। समझ में आ रहा है, फॉलोड बाई फ्लारिंग। तो जीए क्या करता है, ये बोल्टिंग की स्पीड बढ़ा देता है, जीए बोल्टिंग प्रमोट करता है। ठीक है, अब ये वाले जो प्लांट है इन्हें कहते हैं रोजेट। रोजेट मतलब कि कोई चीज इस तरीके से हो, मतलब शॉर्ट हो और इस तरीके से गुच्छे में ग्रुप में प्रेजेंट हो, तो इसको कहते हैं रोजेट हैबिट का प्लांट। क्लियर है, देखो, ये देखो बेटा, तो हमारे पास ध्यान देंगे बच्चे, हमारे पास जो रोल हम लोग लिख रहे हैं, एक तो हमने किसकी लेंथ बढ़ा दी, इंटरनोड शुगर केन की, किसमें करी है, इंटरनोड इलोंगेशन किसमें करी है, शुगर केन में, यस। ठीक है, और यहां पर हमने क्या करा, इन कैबेज, ये कैसा प्लांट है कैबेज, रोजेट हैबिट का। रोजेट का मतलब होता है जैसे रोज ग्रुप में होती है उसकी पेटल्स, तो जो रोजेट हैबिट का प्लांट है हमारे पास, ये उसकी क्या करता है, इंटरनोड, ये क्या करेगा, रोजेट हैबिट के प्लांट की इंटरनोड इलोंगेशन एंड फ्लारिंग, एंड क्या करेगा, फ्लारिंग। इसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग। इसको क्या कहते हैं, बोल्टिंग। तो जीए क्या करता है, बोल्टिंग बढ़ाता है, तो जीए प्रमोट करता है क्या, बोल्टिंग। ये 7 रोल है इसके, जीए के, रिपीट कर रहा हूं। किसका एक्सिस बढ़ा रहा है, ग्रेप्स का। किसके फ्रूट्स के साइज इंप्रूव कर रहा है, एप्पल के और नाशपाती, एप्पल और पियर। प्रमोट कर रहा है माल्टिंग, कौन सी इंडस्ट्री में हेल्प हो रहा है, इथेनॉल वाली, ब्रीविंग इंडस्ट्री। शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, ताकि फार्मर को क्या मिले, बेटर प्राइस मिले। ठीक है, कॉनिफर कितने साल में फ्रूट, फ्रूट तो लाता ही नहीं है, क्या लाता है, सीड। कितने टाइम में लाता है, 17 से 20 साल। इसने क्या किया, उस टाइम को कम कर दिया।
सही है। तो कौन सा फेज छोटा किया? जुविनाइल फेज छोटा किया। शुगर केन की इंटरनोड बढ़ाने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ा दी उसने? प्रोडक्शन बढ़ा दी। यस, ठीक है। और उसने क्या प्रमोट किया है? बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? देखो फिर से, बोल्टिंग होता है कि जो ये प्लांट होगा इसकी इंटरनोड इलोंगेट करके फ्लावर आ जाना। तो फ्लावरिंग लाने के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं? ये प्रमोट कर रहा है बोल्टिंग। क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो पहले। पहले एनसीईआरटी रीड करो फिर लिखेंगे। हैं, बीट, शुगर बीट को कहते हैं। बीट, बीट शुगर बीट को कहते हैं। बेटा रोजेट हैबिट मतलब बहुत सारी लीफ ऐसे ग्रुप में हो। कैबेज देखिए तूने, पत्ता गोभी, लीफ होती है ना सारी, एक साथ लगी रहती है ऐसे, वो। हाँ बेटा, कहाँ है पांचवा पॉइंट? इंटरनोड इलोंगेशन, उसके बाद हाँ क्या लिखा है हमने? हाँ, इट हैज जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर। उससे क्या होगा? जुवेनाइल फेज फास्ट करेगा तो मेच्योर जल्दी होगा ना। मेच्योरिटी क्या होती है? वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आना। अगर जुवेनाइल फेज छोटा कर दूंगा तो मेच्योरिटी जल्दी आएगी ना। पढ़ पढ़, क्या लिखा है? पढ़ तो सही एनसीईआरटी। पढ़े? हाँ पढ़ तो सही, पढ़ ना, लाइन पढ़। अरे रुक जा एक मिनट भाई, लाइन पढ़। भाई मन में नहीं पढ़नी है, मुझे पढ़ के सुनानी है। हाँ, हास्टन, उसका जुवेनाइल फेज छोटा का, आगे पढ़। अर्ली रिप्रोडक्शन। जुवेनाइल मतलब वो कह रहा है कि मेच्योरिटी तेज ला रहा है। वो कैसे तेज ला सकते हैं? तेज कैसे ला सकते हैं? जुवेनाइल फेज छोटा करके ना। नहीं समझ नहीं रहा तू बात। ये यहां से लेके प्लांट यहां मैच्योर हो रहा है, इसको कह रहे हैं जुवेनाइल फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। तो मुझे क्या छोटा करना पड़ेगा? जुवेनाइल फेज। तो जब मैं जुवेनाइल फेज छोटा करूंगा तो मेच्योरिटी क्या होगी? अर्ली मेच्योरिटी होगी। इसको क्या लिख सकते हैं? अर्ली मेच्योर। मेरी बात समझ में आया आप? वो ये लिख रहा है। ठीक है, क्या छोटा किया उसने? जुवेनाइल फेज छोटा किया। ठीक है, हाँ, मतलब सीड जल्दी आएगा। आप पढ़ दोबारा से। ठीक है, कोई डाउट है बीबी? पढ़ ले, इंग्लिश की बात है बेटा, उसमें तू उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है बस। नोट करो, एनसीईआरटी पढ़ ली सबने? कोई ऐसा पॉइंट जो पूछना हो? हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। जी फ्रूट को लेके कुछ लिखा ही नहीं है। जी मेनली फ्लावरिंग प्रमोट करता है। ठीक है, फ्लावरिंग ला रहा है ना बोल्टिंग के थ्रू। यार ऐसा कुछ नॉलेज हमारे पास है ही नहीं, हमने तो जहां है वहां पढ़ा दिया। अब तू पूछ रहा है वहां नहीं होता, वो कैसे बता दूंगा मैं? सही है, मान ले क्लास में 20 बच्चे आए, अब तू पूछा कौन नहीं आया, वो थोड़ी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, हम तो वो पढ़ा रहे हैं जो होता है। नोट कर लो। हम्म, यहाँ नहीं लिखा एनसीईआरटी में? यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? नहीं है। अरे वो अलग अलग चीज है, वो अलग से बताऊंगा क्यों। हाँ, नहीं, इंटरनोड इलोंगेशन फॉलोड बाय फ्लावरिंग को बोल्टिंग कहते हैं। सिर्फ इंटरनोड इलोंगेशन शुगर केन में होती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं आती। ठीक है, हाँ। रोजेट मतलब मैंने बोला ना इस तरीके से, जैसे और हम लोग एक ग्रुप में लीफ होती है ना, उसे रोजेट कहते हैं। हाँ और बोल। है, सेनीसेंस मतलब जब फ्रूट पकता है। अरे यही है, फ्रूट वाला। पढ़ पूरा एक बार, छूटा कुछ नहीं, 7 रोल है। पढ़, उसमें क्या लिखा है? उसने बोला है कि राइपनिंग पीरियड बढ़ाएगा। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? मार्केट पीरियड बढ़ेगा उसका। अगर मुझे शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसकी सेनीसेंस क्या करोगे? डिले करेगी। सेनीसेंस बताया था, ग्रोइंग ओल्ड। तो फ्रूट ओल्ड नहीं हो रहा है जल्दी, तो उससे क्या होगा? पेड़ पे ज्यादा देर तक रुकेगा, वो कह रहा है वो। सभी नहीं, सिंथेटिक बना सकते हैं हम लोग।
होते हैं, पर इसमें क्या है कि वही वाला बना सकते होंगे जो हमारे पास नेचुरल मिलता होगा, इसलिए इसमें नेचुरल सिंथेटिक अलग अलग नहीं लिखा। जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी फास्ट। लिख लिया? ग्रुप में बेटा, रोजेट मतलब ग्रुप। देख बच्चे, रोजेट का मतलब होता है इस तरीके से, चीजें ऐसे ग्रुप में अगर इस तरीके से प्रेजेंट हो ना, ऐसे, ये किस में होती है लीफ ऐसी? कैबेज में ना, वही कह रहे हैं। बोल्टिंग को प्रमोट करता है, बोल्टिंग नेचुरल प्रोसेस है वैसे, है। ठीक है। नहीं, नहीं कहीं, जब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, पूरी लाइन पढ़। ये सब जो रोल्स हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही है। लिखो, सबने पढ़ लिया एनसीईआरटी? कोई पॉइंट और किसी को पूछना हो? लिख लो एनसीईआरटी, पहले लिखो इसको, रोल को, है बेटा। नेक्स्ट स्लाइड, ये वाली तो लिख ली सबने, जल्दी लिखो पहले। पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हो कोई? जल्दी जल्दी बेटा। है रोजेट हैबिट। यार मैं छठी बार बता रहा हूँ, तू सुनेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा बता। रोजेट का मतलब होता है जब लीफ ऐसे ग्रुप में होती है ना, कैबेज देखिए तूने, पत्ता गोभी कल लेके आई हो खरीद के मार्केट, है, तो उसकी लीफ देखियो, सब ग्रुप में लगा हुआ है ना, उसको रोजेट कहते हैं। और कोई है रोजेट हैबिट जो पूछना चाह रहा हूँ? भाई लिखो जल्दी, बात नहीं बनाओ, मैं इसको हटा दूंगा स्लाइड को 1 मिनट में भी। हम्म। क्या चीज, दोबारा बोल बेटा। मेनली पहला होता है, वो दो ज्यादा नहीं होता। हाँ बच्चे, कैबेज नहीं खाना चाहिए, मैंने कब बोला ये? अरे बनाओ ना यार तुम लोग। यार तुमको मैं कह रहा हूँ टेस्ट दिया करो, वो तो तुम सुनते नहीं हो। तुमको वो सुनना है जो कोई लेना देना नहीं बात का। हाँ, हाँ, जल्दी लिखो। लिख लिया सबने? जो काम की बात है वो नहीं करोगे, है ना, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, वो नहीं है, तुमको कैबेज नहीं खाना है। लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी इसको? जल्दी लिख भाई। क्यों सो रहा है, क्या हो गया बेटा तेरे को? चलो, तुम डॉक्टर हो? कौन बोला ये? पिटाई क्या पढ़ा लिख करो। सब नेता है यहाँ पे, पता नहीं अजीब टाइप के। लिखो जल्दी बेटा, एक्सप्लेनेशंस याद रखना, नहीं तो रोल याद नहीं रहेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। रोल ऐसे रट लोगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, फिर बाद में कहोगे रोल याद नहीं हो रहा है।
लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ लो जिन्होंने, लिख लिया जल्दी। जल्दी करो बेटा, बहुत देर तक लिखते रहोगे कैसे होगा। जल्दी करो बेटा। चलो देखें। हमारी पहली क्लास कितने बजे खत्म होती है? साढ़े, नहीं नहीं, वैसे नॉर्मल टाइम क्या है? 9:30। 9:30 है ना? 9:30 है, 1.5 घंटे की क्लास है। ठीक है। और 9:45 से सेकंड क्लास है, 11:15 तक। 9:45 से 11:15, ठीक है। और उसको अगर 15-20 मिनट आगे करें उसको, पहले वाली को, या आधा घंटा आगे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। चलो कुछ बना देते हैं इस पे। चलो जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं। छुट्टी नहीं हुई अभी कोई, है ना? वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था तुम्हें। हेडिंग डालो साइटोकाइनिन जल्दी। आज नहीं होगा तो कल होगा यार, चिंता न कर, सिलेबस तेरा टाइम पे खत्म होगा। हाँ, कौन सा पेज छोड़ना है? अब कौन सा पेज छोड़ना है? किसका पेज छोड़ना है भाई? है? कौन से टीचर का पेज छोड़ रहा है भाई तू? हेडिंग डालो डिस्कवरी, चलो। अरे टाइम पास कर रहे हैं। इधर देखो बेटा, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम स्कूग है। पहले बातें सुनो ध्यान से। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्कूग। उन्होंने क्या किया था? आइसोलेट किया था पिथ, पिथ ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट की पिथ आइसोलेट करी थी, बता रहा हूं। उस पर उन्होंने क्या किया था? ऑक्सिन के साथ साथ ये 3 चीजें डाली थी जिसमें साइटोकाइनिन हो सकता है। एक डाला था कोकोनट का पानी, एक डाला था ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और एक डाला था उन्होंने, डीएनए डाल दें इसमें, डीएनए सॉल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, इन तीनों में साइटोकाइनिन है पॉसिबल, इसलिए किया था उन्होंने। और उसके बाद क्या बन गया था? उसके बाद हमारे पास कैलस बन गया था। क्या बन गया था? कैलस फॉर्म हो गया था। समझो मैं क्या समझा रहा हूं, इधर देखो। स्कूक के साथ उसके साइड के साइंटिस्ट थे। को वर्कर का मतलब होता है साथ के साइंटिस्ट। हमारे पास ये स्टेम है, ये हमारे पास स्टेम है टोबैको प्लांट की। उस स्टेम के सेंटर में सेल्स होते हैं।
इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पिथ। ये किसकी स्टेम है? टोबैको की स्टेम है। ये क्या हो गया हमारे पास? पिथ के सेल्स हो गए। अब इस पिथ के सेल्स को हमने यहां ले लिया इसमें, ये पिथ के सेल्स हैं। पिथ बेटा पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। यस, कौन से सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। इस पर हमने ऑक्सिन तो डाला डाला, ऑक्सिन के साथ मैंने अदर चीजें डाली हैं। अब ये अदर में क्या है? ये तीन है, ठीक है। ऑक्सिन के साथ हमने ये सब डाला है, ऑक्सिन के साथ हमने जो डाला है उसमें ये सब डाला है। कौन कौन सा? कोकोनट वाटर है ना, ये सारा क्लियर है, ये सब डाल दिया। उससे क्या हुआ? इसके अंदर हमारे पास क्या बन गया? कैलस। ठीक है, क्या बन गया? कैलस बन गया। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? कैलस बन गया। ये चीजें हमने डाल दी इसमें, ये और ऑक्सिन डाल दिया साथ में। ठीक है, कैलस क्या होता है कौन बताएगा? अनडिफरेंशिएटेड मास का मतलब ये सेल्स का मास है, इसको कैलस कह रहे हैं। कैलस क्या होता है? एक ऐसा मास होता है जिसकी अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है। कैसा मास है ये? अनडिफरेंशिएटेड मास है, मतलब अभी इसमें कोई प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ नहीं बनी है। कैलस कैसे बनाते हैं सुनो। कैलस कैसे बनेगा? पैरेनकाइमा सेल्स को डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट कर दो, तो कैलस क्या है बच्चे? एक तरह के डिवाइडिंग सेल का मास होता है। ये किसका मास होता है? डिवाइडिंग सेल का मास। अगर कोई सेल डिफरेंशिएट हो गया तो परमानेंट हो गया, अगर परमानेंट नहीं हुआ तो उसे क्या लिख रहे हैं? अनडिफरेंशिएटेड। तो कैलस कौन से सेल का मास होता है? डिवाइडिंग सेल का मास होता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए ऑक्सिन के साथ साथ ये चीजें डालनी पड़ी। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोकाइनिन। और ये किसने किया था बेटा? स्कूग नाम के साइंटिस्ट थे, उनके साथ कुछ को वर्कर थे। उसके बाद क्या हुआ? स्कूग और मिलर ने क्या किया? स्कूग और मिलर ने क्या आइसोलेट किया या क्रिस्टलाइज किया? क्रिस्टलाइज का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए बेटा, क्रिस्टलाइज शब्द का मतलब होता है प्योर फॉर्म में किसी को निकालना। ये समझ में आ रहा है? तो क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनिन, प्रमोशन करने वाला, प्रमोटिंग सब्सटेंस, और उसको उन्होंने नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया उसको? काइनेटिन। फिर से सुनेंगे सारे बच्चे जो मैं बता रहा हूं यहां पर, उसको नाम दिया काइनेटिन। फिर से सुनेंगे। साइंटिस्ट थे स्कूग, उन्होंने टोबैको प्लांट होता है उसकी स्टेम से ये सेल निकाले, उन सेल्स में ऑक्सिन के साथ ये चीजें डाली, और ये देखा कि जब तक ये चीजें नहीं डाल रही थे कैलस नहीं बन रहा था। कैलस का मतलब है कि जो डिवाइडिंग सेल है, ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं, ये दोबारा से क्या बन गए? डिवाइडिंग बन गए। इसको हम क्या कह रहे हैं? कैलस। कैलस से बाद में हम प्लांट बना सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ये लोग किस टॉपिक पे काम कर रहे थे, जैसे डार्विन काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे, यस, ई क्यूरोसावा डिजीज स्टडी कर रहे थे, तो स्कूग और मिलर किस पे काम कर रहे थे? टिश्यू कल्चर पे। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, यस, सही है। तो इसको एक बार बना लो, बना लो एक बार। कुछ पूछना है पूछो जल्दी से। पैरेनकाइमा, यस। टोबैको स्टेम बेटे, यहाँ पे वास्कुलर एक्सट्रैक्ट है। ये जो डीएनए सॉल्यूशन लिखा है ना, यहाँ पर वास्कुलर एक्सट्रैक्ट है। वास्कुलर एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है? उसमें डीएनए होता है। समझ में आ रहा है? वास्कुलर सेल्स का मतलब वास्कुलर कैम्बियम है, कैम्बियम में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल में डीएनए होता है। तो एक तो डीएनए सॉल्यूशन लिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर। सेल्स कौन से लिए थे उसने? पिट। वास्कुलर बंडल थोड़ी डिवाइड करेगा, पैरेनकाइमा सेल डिवाइड करते हैं। वास्कुलर बंडल के सेल तो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। जल्दी लिखो। पिथ डिवाइडिंग सेल नहीं है, परमानेंट सेल है। उस परमानेंट सेल को डिवाइडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे पूरा एक्सपेरिमेंट समझो पहले। ये परमानेंट सेल होते हैं पिथ, इनको डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब ऑक्सिन के साथ कुछ और केमिकल दिया जाए। अब वो और केमिकल क्या था? साइटोकाइनिन था। और वो कहां मिला? वो या तो कोकोनट वाटर में, या ईस्ट को डैमेज करके उसका कुछ निकाल लो, उसमें डीएनए मिल जाएगा, या वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम में डिवाइडिंग सेल होते हैं, उन डिवाइडिंग सेल का डीएनए निकालना हमने। समझ में आ रहा है? हमारा पर्पस क्या है?
हमारा पर्पस है किसी तरीके से मैं डैमेज डीएनए वगैरह दूं जिससे प्यूरिन मिल सके। समझ आ रहा है? तो वो इन तीनों से मिलेगा, और साथ में क्या चाहिए? ऑक्सिन। कैलस क्या कैसा सेल्स होते हैं बेटा? अनडिफरेंशिएटेड, तो डिवाइडिंग हो गया ना। तो आप किसी परमानेंट सेल को, आप किसको, पित्त कैसे है? परमानेंट है। तो परमानेंट को किस में कन्वर्ट किया आपने? डिवाइडिंग में। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसने किया? स्कूग ने, और फिर बाद में मिलर ने। हाँ बेटा बोल। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये लोग काम कर रहे थे टिश्यू कल्चर पे। ठीक है, टिश्यू कल्चर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नॉर्मली लैब में एक हैबिट होती है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट खत्म करो, 3 बजे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, तो सब लोगों को अपने जो वेसल्स होते हैं जिन पे काम करते हैं उनको धो के रख के जाना पड़ता है। ये लैब हैबिट्स हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा। नहीं तो बहुत स्ट्रांग फाइन्स होते हैं। रीजन क्या होता है, जब अगले दिन आप आओगे सारी प्लेटें गंदी है तो आप काम किस पे करोगे? ठीक है, ये लैब हैबिट्स हैं। तो ये लोगों ने क्या किया था कि जो कुछ प्लेट्स थी जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन डाला हुआ था सेल्स पे, उन्होंने क्या किया उस पे, सैटरडे जाते वक्त किसी साइंटिस्ट ने वो डाल दिया था उस पर डीएनए का सोल्यूशन। अगले दिन आए तो उनको कैलस दिख गया था। फिर उन्होंने ये सब डाल के देखा, क्योंकि बोल रहा है ना सारे डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, तो ये भी एक्सीडेंटल थी। शाम में जब वो गए सैटरडे को या फ्राइडे को, तो जाते वक्त उन्होंने उस पर डीएनए सोल्यूशन ऐसे ही डाल दिया। वो गंदी प्लेट थी और उस पर बाई चांस कैलस बन गया। तो उनको ये समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा है डीएनए सोल्यूशन में जो डिवीजन प्रमोट कर सकता है, पर देना ऑक्सीजन के साथ है। समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से, चलो। है, पिथ परमानेंट सेल्स होता है बेटा। परमानेंट सेल ही 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। तो सवाल गलत पूछ रही है। परमानेंट सेल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। नहीं है, यही तो कह रहा हूं मैं। मैंने कब बोला डिवाइडिंग है? कब? कब बोला है? अभी बोला है? तो मैं फोन देख रहा हूँ, मैं फोन देखते हुए कुछ भी बोल देता हूँ। तब भी बोल दिया होगा। बेटा पैरेन्काइमा डिवाइडिंग सेल नहीं है, पैरेन्काइमा को डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, कल कर रहे हैं इससे आगे, चलो।